हेलो बच्चों, पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा और पेपर में जो मैथ के सवाल आएंगे वो यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 25 नंबर का। जिस बच्चे ने ये मैथ का पूरा किया तो 100% उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने मानसिक योग्यता और भाषा परीक्षा तो हर बच्चा सही करके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे आपके जब पेपर करोगे तो यहाँ पे आपको खंड सेकंड मिलेगा, जिसके अंदर आपको 20 मैथ के प्रश्न करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होगा और इस तरह के प्रश्न वहाँ पे आपको मिलते हैं पेपर में करने के लिए। तो यही सारे प्रश्न आज हम लोग जो है यहाँ पे हल करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन तक हम करेंगे। प्रश्न संख्या 41 में आपसे बताया गया है कि संख्या 30, 36, 90 के लय से और मैं से का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें बच्चों का लासा और मासा निकालना, फिर इनका अंतर। तो लासा मासा कैसे निकालते हैं? जब दोनों चीज़ें हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इनके भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले 2 से 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब यहाँ पे बच्चों हम 36 के करेंगे गुणनखंड। 2 से 36 18 बार और 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। उसके बाद हम यहाँ पे 90 के गुणनखंड करेंगे। 2 से 90 45 बार, 3 से 15 तिया 45, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ये हमारे भाज्य गुणनखंड आ गए। पहला है 30, 30 के भाज्य गुणनखंड है 2 3 5, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। और 36 के भाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 90 के भाज्य गुणनखंड है बच्चों हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5। अब यहाँ पे बच्चों में लासा और मासा निकालना है। तो पहले हम इसका मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सब में कॉमन है उनको लेंगे। तो सब में कॉमन यहाँ पे एक तो 2 है और दूसरा 3 सब में है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 बराबर कितना 6। तो हमारा इसका मासा जो है 6 आ गया। अब हम लासा की बात करते हैं। तो लासा जब हम लेते हैं बच्चों, तो लासा में जो हमारा कॉमन था, यानी कि जो मासा में आया था वो तो यहाँ पे आएगा ही। साथ ही साथ जो बचे हुए गुणनखंड रह गए, बचा हुआ कौन सा है? देखो यहाँ पे 5 और 5 है दोनों में, तो एक बचा हुआ 5 था तो ये आ जाएगा दोनों में। उसके बाद जो 3 ये बचा हुआ है, इंटू में 3 आ जाएगा और क्या बचा आपका 2 एक्स्ट्रा। ये सारे गुणनखंड लिखकर हम लासा निकाल लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 तिया 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 180। कितना हो गया बच्चों? हमारा यहाँ पे 180 हो गया। अब हमसे पूछा था कि इनका अंतर बताओ, लासा और मासा का। तो बच्चों लासा कितना आया है? 180 और मासा हमारा 6 आया था। तो 180 में से 6 माइनस कर देंगे, 10 में 6 गया 4, 7 174। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा 174। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 42 है। रुपये 300 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें मूलधन दिया गया है 300 रुपये और ब्याज की दर हमारा 6% है और समय है 2 सही 1/2 वर्ष। 2 सही 1/2 वर्ष, इसका मतलब हुआ 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष। हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा। तो बच्चों जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे में 100। मूलधन कितना है हमारा बच्चों? 300 रुपये है। दर कितनी है? 6% और समय बच्चों 5/2 है, तो 5 ऊपर आएगा और 2 हमारा 100 के साथ बटे में। हल कर लेंगे। 100 तिया 300, 2 तिया 6, तो कितना हो गया बच्चों हमारा? ये ब्याज कितना बना? 3 तिया 9 पंजे 45। तो ब्याज हमारा 45 रुपये बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है नेक्स्ट वाला आपका। 80% को दशमलव भिन्न में बदले। 80 को ना हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो बच्चों 80% है, ये जब यहाँ पे प्रतिशत होता है तो प्रतिशत का जब हम निशान हटाते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, तो ये प्रतिशत हटाकर इसके बटे में 100 लगा देते हैं। अब 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 8/10। ऑप्शन नंबर 8/10 ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, जब दशमलव भिन्न कहेगा तो दशमलव भिन्न हम उसको बोलते हैं बच्चों जिनके बटे में 10, 100, 1000 इस तरह की संख्या आती है, उसको हम दशमलव भिन्न बदल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कभी भी दशमलव हटाएंगे तो उसके नीचे हम 100 लगाएंगे और उसके बाद उसको हल कर देंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और पेपर में बार बार पूछा भी जाता है। क्या कह रहा है प्रश्न में? किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है, तो वो संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। तो भाई जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो यहाँ से हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसको बच्चों हम भाजक बोलते हैं। ये ध्यान रखना। और जिसको भाग बोलते हैं देते हैं उसको भाज्य, और जो हमारा इधर आता है उत्तर उसको हम भागफल बोलते हैं, भागफल। और जो नीचे बचता है वो हमारा शेषफल होता है। अब ये किस संख्या को 17 से भाग देने पर, यहाँ पे 17 भागफल 23 आता है और शेषफल हमारा 7 बचता है, तो वो संख्या इनके भाज्य हमसे पूछा है। तो बच्चों जब हमें भाज्य निकालना होता है तो भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक, नोट करते चलो कॉपी पे, गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, तो भाजक हमारा कितना है बच्चों? 17 है और भागफल हमारा कितना है बच्चों? 23 और शेषफल हमारा कितना है? 7 है। तो 17 और 23 की हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे बच्चों। 17 और 23 की गुणा करने पर हमें मिलेगा 391। 391 और प्लस में 7, इनको प्लस करेंगे तो 7 और 1 8, 398 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 ये समय पर आधारित है। एक प्रश्न समय का पेपर में आता ही आता है 100%। चलिए बच्चों ध्यान समझिए। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या 5:50 बजे पटना से चलकर अगले दिन प्रातः 8:15 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये संध्या मतलब शाम को चलती है। यात्रा में कुल कितना समय लगेगा? देखो बच्चों ये ट्रेन ना शाम को 5:50 पर चली है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो 5:50 PM हो गया है शाम का समय। ठीक है, और भाई रात को बजते हैं 12।
ठीक। और ये अगले दिन पहुंचती है 8:15 पे, ये ध्यान रखना, ये अगले दिन का समय है। तो पहले हम ये वाला समय लेंगे, इसको ना हम ये जो हमारा दिया गया है ना एम पी एम, इसको हम घंटों में बदल लेंगे, जो ट्रेन का समय होता है। तो जब हमारा पीएम होता है ना बच्चों, उसको घंटे में बदलने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, 12 जोड़ देते हैं पीएम में, 12 घंटे जोड़ते हैं। तो ये 0 और 12 5 17:50 हो गया, 17:50 बजे। और रात का जो समय होता है बच्चों, वो आप उसमें 12 जोड़ेंगे तो रात का समय 24 घंटे होता है। अब पहले हम देखेंगे इस शाम से रात के 12 बजे तक कितना समय लिया है ट्रेन ने। तो ये 24 बजे पहुंची ट्रेन, ठीक है, 24 बजे ट्रेन पहुंची, और इसमें से 17:50 बजे माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच्चों देखो, ये हमारा घंटे है और ये हमारा मिनट टाइम है, तो 0 में से 50 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से एक घंटा हम कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक घंटा कैरी लेंगे इधर, तो यहाँ पे हमारा 23 घंटे बच जाएगा, और इस तरफ एक घंटा जो है मिनट में बदलेगा, तो ये 60 मिनट हो जाएगा। अब 60 में से 50 माइनस करेंगे तो 10 मिनट, और 23 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 घंटे 10 मिनट इसको शाम के 5:50 से चलकर 12 बजे तक लग गए, और अगले दिन 8:15 पे पहुंची। तो रात के 12 बजे से अगले दिन 8:15 तक 8 घंटे 15 मिनट हो जाएगी पूरी। तो टोटल इसको समय लगेगा 6 घंटे 10 मिनट और प्लस 8 घंटे 15 मिनट, इसको जोड़ लेंगे, 15 10 25 और 8 6 14। तो टोटल जो जर्नी है इसमें इसको 14 घंटे 25 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, 14 घंटे 25 मिनट। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 46 है आपका, ब्रैकेट 3/5 प्लस 1/5 भाग 3/10, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद, फिर गुणा का निशान, 36/45 प्लस के 16/5, और इसको हमें हल करना है बच्चों। तो देखो यहाँ पे हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट हल करेंगे। तो उसके लिए 3/5 प्लस, पहले हमारा जो बोर्ड मास है ना उसमें भाग आता है, पहले भाग गुणा जोड़ घटा, तो पहले भाग करेंगे, तो इसके लिए 1/5, और ये भाग का निशान गुणा में बदलकर इसका उल्टा हो जाएगा, और रेसिप्रोकल 10/3, और इनटू में यहाँ पे इसको अगर ये कट रहा है तो काट दो, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, कितना हो गया आपका 4/5 प्लस में 16/5। इसको हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया बच्चों आपका ये 3/5, और प्लस 2 एकम 2, 3 एकम 3, और फिर बीच में गुणा का निशान। इसको हल करेंगे, देखो लेस है तो हमारा सेम ही है यहाँ पे, तो जुड़ जाएगा 16 4 कितना हो गया बच्चों 20, 20/5 हो गया आपका ये। और इस तरफ हम इसको हल करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो 5 और 3 का लहसा ले लेंगे, जो कि कितना आएगा 15, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, और नीचे 5 तिया 15, और गुणा में 5 चौक 20, ये कट गया, तो गुणा में यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। इसको हम हल करेंगे बच्चों यहाँ से, तो 10 + 9 कितना हो गया 19/15, और गुणा में 4, इसको हम हल करेंगे, 19 की 4 से गुणा करेंगे, 19 चौक 76 और बटे में 15, 76/15 आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। बस इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब आप सोल्व करते हो तो यहाँ पे बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा, तो बोर्ड मास आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47, क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। प्रश्न संख्या 47 में आपको कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है, पहली संख्या अन्य संख्या से दुगनी है, यानी कि एक संख्या को आप x मान लो, एक संख्या जो है उसको आप पहली संख्या को x मान लो, और जो दूसरी संख्या है वो पहली की दुगनी है। तो दूसरी संख्या बराबर कितना होगा बच्चों, हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा इन दोनों का गुणनफल 8192 है, मीन्स x गुणा 2x दोनों की गुणा करा 8192 के बराबर रख लिया, 2 एकम 2, और x की गुणा करेंगे तो बेटा x² हो जाएगा 8192। तो यहाँ पे बच्चों x² बराबर 8192, और जो यहाँ गुणा में होता है x के साथ वो इधर आके भाग में आ जाता है, इसको काट देंगे, 2 चौक 8, 0 2 9 18 और 2 6 12, कितना हो गया हमारा x² बराबर 4096, ठीक है। जब हम यहाँ पे x हटाएंगे तो उसके लिए हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे बच्चों वर्गमूल लग जाएगा, तो x बराबर होगा वर्गमूल 4096, ठीक है। अब इसका वर्गमूल कैसे सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे हम 4096 के गुणनखंड करेंगे, पहले 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और भाई 2 एकम 2। तो यहाँ पे हमारे भाज्य गुणनखंड हो गए। और जब हम बच्चों वर्गमूल हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो गुणनखंड है ना इनमें से जोड़ा बना लेते हैं, जोड़े में से एक एक लेना होता है। तो सबका हमने जोड़ा बना लिया, ये बन गया, कितने जोड़े बने टोटल, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर 1 2 3 4 5 6 जोड़े बने, तो 2 की 6 बार गुणा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो गया बच्चों 64। तो x का मान हमारा 64 हो गया। तो इसका मतलब एक संख्या हमने x मानी थी, तो ये संख्या हमारी 64, और दूसरी संख्या इसकी डबल थी, तो 64 दूनी 128। हमसे क्या पूछा था, छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या बच्चों हमारी क्या है 64 है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर होगा कि छोटी संख्या 64 है। आ गया बच्चों समझ में। वर्गमूल की खास बात है कि जब हम वर्गमूल हल करते हैं तो इसकी हमें अभाज्य गुणनखंड करके जोड़े में से एक एक लेना होता है, और फिर उसकी गुणा कर देनी होती है, तो वर्गमूल हल हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, आप उसने 15 मेज खरीदी और एक मेज कितने की है 500 रुपये पर, तो 15 मेजें कितने की हो गई, तब 15 मेज कितने की हो जाएंगी, एक मेज 500 की है, 15 मेज खरीदी, तो 500 की 15 से गुणा कर लेंगे, तो 15 पंजे 75, 7500 रुपये की उसने क्या खरीदी हैं मेजें। कुर्सियों की बात करें तो यहाँ पे उसने 20 चेयर खरीदी हैं, 20 कुर्सियाँ खरीदी हैं, और एक कुर्सी है 300 रुपये की, तो 20 कुर्सी कितनी हो गई, 20 गुणा 300,
गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6,000 रुपये की टोटल कुर्सी हो गई। तो टोटल उसने कुल कितनी वस्तु खरीदी? उसने खरीदी 15 मेज और 20 कुर्सी। तो कुल वस्तु जो उसकी हो गई, मेज कुर्सी को मिला के कुल वस्तु हो गई 35 वस्तुएं जो है उसने खरीदी। कितने की? इनको जोड़ लेंगे, 7 6 13, 13,500 रुपये की। ठीक है, और 13,500 रुपये पर उसने 40 रुपये परिवहन खर्च भी किया। तो यहाँ पे कुल क्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा, जितना हमने खर्च किया है इसमें अभी तक, वो 13,500 और प्लस में 40 रुपये जो हमने खर्च किए थे। तो यहाँ पे हमने 13,540 रुपये टोटल खर्च किए, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। फिर कह रहा है कि इनको ये बेचता है 380 रुपये प्रति वस्तु, तो यानी कि हमें इसका विक्रय मूल्य पता करना पड़ेगा, ये सामान कितने में बेच रहा है। तो टोटल इसने 35 वस्तु खरीदी थी कुर्सी और मेज लगाकर, तो 35 वस्तु इसने खरीदी और एक ये 380 रुपये की बेच रहा है। तो 380 से गुणा कर लेंगे, हमें यहाँ पे टोटल विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 35 की 380 से गुणा करेंगे बच्चों, 380 से गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 13,300 रुपये। ठीक है बच्चों, अब इसने बच्चों खर्च कर जो किया है पैसा, इसने जो कुल मिला के सामान खरीदा और कर्जा लगा है वो 13,540 रुपये खरीदा, लेकिन इसका सामान 13,300 का बिका। तो इसका मतलब इसको क्या हो गई? हानि हो गई। जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारी हानि हो जाती है। तो हानि बराबर मैंने आपको बताया था बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जो हमने लगाया पैसा लगाया था 13,540 रुपये और हमारे पास लौट कर आया है 13,300 रुपये सिर्फ। तो अब इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर बच्चों हमें यहाँ पे मिलेगा 240 रुपये। तो 240 रुपये की क्या हुई है? पूरे इस पर बिजनेस पर हानि हुई है। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए। 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हमें ये बताना है। 24 घंटे को सेकंड में बदलो। तो बच्चों 24 घंटे को सेकंड में बदलना है तो 1 घंटे में होती हैं बच्चों 60 मिनट। ठीक है, और मिनट को भी अगर सेकंड में बदलें तो 1 मिनट में होता है बच्चों आपका 60 सेकंड। तो इस प्रकार से 1 घंटे को अगर मैं सेकंड में बदलता हूँ तो 60 मिनट और 60 की 60 से गुणा करूँगा तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो अब हमें बताना है 24 घंटे में कितने सेकंड होंगे। तो 24 घंटे में सेकंड हो जाएंगे 24 गुणा 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 24 घंटे में 24 गुणा 3600 कर लेंगे। 24 की 3600 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 86,400 सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने बताई, 24 और 36 की गुणा करिए बस, और बाकी जो आएगा उसके पीछे 2 जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50। 10.01 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखेंगे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे बच्चों हमसे पूछा गया है कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। दशमलव में संख्या है 10.01, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी हमें किसी संख्या दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो उस संख्या बच्चों 100 से गुणा करके और बाहर प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। जब हम 100 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो दशमलव हमारी 2 बार इधर आ जाती है। तो ये वाला हमारा दशमलव इधर आएगा तो 10.01, तो 101% हो जाएगा ये हमारा, 1001%, सॉरी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी भी हमें दशमलव को प्रतिशत बदलना हो तो 100 से गुणा करिए और दशमलव को 2 बार इधर शिफ्ट कर दीजिए बस। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 51 है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में बदल दो। इनको आरोही क्रम में बदलना है हमें। ठीक है, तो आरोही क्रम में बदलना है। 3 संख्या हमारे पास है, 1/3, 1/2 और एक है 0.25। तो ऐसा करते हैं, सबको हम दशमलव में ही बदल लेते हैं। 1/3 को बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखो अंश को हर से भाग देते हैं, तो 3 से भाग करेंगे, दशमलव लगाया 0, यहाँ पे हमारा बच्चों हो जाएगा 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 लगाया, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, ऐसे ही आता चला जाएगा ये। तो 1/3 बराबर 0.333 ऐसे ही आएगा। फिर हमारा 1/2 है तो इसको भी हम दशमलव बदलेंगे, 1 को 2 से भाग करेंगे, दशमलव लगाया 0, 2 पंजे 10, कितना हो गया हमारा बच्चों 0.5 हो गया। और ये तो हमारा 0.25 था ही। इसको आरोही में लिखना है। आरोही का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इनको हम ना क्या करते हैं, सबको 2 संख्या बदल लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, ये 0.3333 हो गया, 0.50 और ये 0.25। तो सबसे छोटी संख्या ये 0.25 सबसे छोटी है। उससे बड़ी संख्या की बात करें तो उससे बड़ी संख्या 1/3 है, और उससे बड़ी संख्या की बात करें तो उससे बड़ी संख्या 1/2 है। तो ये क्रम आपका आरोही क्रम हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा है ये आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 है, 25 को अगर हम 25 को गुणा करते हैं 0.993 से तो निकटतम गुणनफल क्या होगा। देखो इसमें एग्जैक्ट गुणनफल की बात नहीं करें, निकटतम। तो 9.93 जो होता है बच्चों, ये किसके निकटतम है, ये 10 के पास है। देखो 10 के लगभग वैल्यू है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह 10 ही रख लेंगे, और 25 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो इसकी निकटतम वैल्यू हमारी 250 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये घंटी वाला प्रश्न तो बार बार पेपर में आता है। पूछ रहा है कि 3 घंटी प्रातः 8:35 पर बजना शुरू करती हैं, और यदि वे 1 घंटी 12 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी 15 सेकंड के बाद और तीसरी 18 सेकंड पर बजती है, तो हमसे पूछ रहा है कि अगली बार वो कितने बजे फिर से एक साथ बजेंगी। तो ऐसी कंडीशन में जो इनका समय होता है ना, इतने समय के बाद वो एक साथ बजेंगी, इसका लैसे निकालते हैं बेटा एलसीएम। तो 2 6 12, 15 ऐसी, 2 9 18, 2 तिया 6, 15, 9, फिर 3 से, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 1 5, 3 कम 3, और फिर 5 से करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एलसीएम आ जाएगा, ध्यान से देखिए, एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, तिया 12, पंजे 60, तिया 180। तो कितना 180 सेकंड, क्योंकि ये हमारा सेकंड में दिया गया था बच्चों। ठीक है, तो तीनों घंटी
वो फिर से 180 सेकंड के बाद बजेंगी। 180 सेकंड है ये हमारा, अगर इसको हम मिनट में बदलें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 60 से भाग करेंगे तो यानी कि 3 मिनट के बाद बजेंगी। तो पहले वो 8:35 पर बजी थी, अब हमारा 35 में 3 मिनट और जोड़ दीजिए, अब वो 8:38 पर पुनः एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 54। एक प्रश्न आपका आलेख से पेपर में 100% हर साल आता है। चलिए देखिए, आलेख से यह गणना कीजिए सी और डी ने ए बी ई की तुलना में कितने अधिक प्रश्न किए। ठीक है बच्चों, तो हमें पहले सी और डी का डेटा निकालना पड़ेगा, सी और डी ने कितने अधिक प्रश्न हमारे यहाँ से किए। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो सी का है, ये है सी ने करे हैं 14, तो सी और डी का निकाल दो। पहले हम लोग सी और डी का निकाल लेते हैं डेटा टोटल। तो सी ने कितने किए हैं 14% और डी ने यहाँ से किए हैं बच्चों 10%। तो सी और डी ने मिलकर कुल मिलाकर 24% किए हैं। ठीक है, अब ए बी ई की तुलना में ए ने कितने किए बच्चों, ए बी और ई का देख लो। ए ने किए हैं 4, बी ने किए हैं 8 और बच्चों ए बी ई ने किए हैं हमारे ये भी 8। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, 8 8 16 4 20। अब हमें बताना था कि सी और डी ने ए बी की तुलना में कितने अधिक किए। तो इसने किए 24, इसने किए 20, तो कितने अधिक किए, 24 - 20 करेंगे बराबर कितना, 4 आ जाएगा। तो इसने जो है कितने परसेंट अधिक किए, 4% अधिक किए। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 देख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या तथा सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का योग कितना होगा, हमें ये बताना। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 को 4 बार लिख लेते हैं, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी बच्चों ये होती है। इनको जोड़ लेंगे, 9 9 9 9 1 10, तो कितना हो गया बच्चों 10,999। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 पूछा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसको पहले अलग अलग भागों में बांट लेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, देखो एक ही हमारा यहाँ से यहाँ तक आयत हो गया, एक ही आयत और एक ही, तो यहाँ पे टोटल आयत जो है हमारे बच्चों 3 आयत तैयार हो गए हैं। तो आयत नंबर 1, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3। आयत का जो क्षेत्रफल आपको पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हम पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो लंबाई 3 और चौड़ाई 1 है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 3 गुणा 1 हो जाएगा, तो 3। दूसरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो यहाँ पे भी दूसरे का भी लंबाई 3 और चौड़ाई 1 है, तो 3 गुणा 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद तीसरे वाले में देखेंगे, तीसरे में लंबाई 5 है और चौड़ाई 1 है, तो तीसरे वाला जो क्षेत्रफल हमारा होगा 5 गुणा 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि इसका टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, 3 + 3 + 5, 3 3 6 और 5 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होगा। चलिए देखते हैं। देखो 11 भी यहाँ पे 2 बार दिया है, लेकिन जब क्षेत्रफल कहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, आयतन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए। इसको सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, क्या है दिया गया, 2.5 भाग 0.5 गुणा 0.1 माइनस 0.05। इसको हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के अनुसार इसको हम भाग करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में पहले भाग करते हैं। तो यहाँ पे एक के बाद दशमलव कट जाएगा, 5 25 को 5 से भाग करेंगे, 5 आएगा, गुणा में 0.1, फिर माइनस 0.05, 5 की 0.1 से गुणा करेंगे तो 5 कम 5, एक के बाद दशमलव आएगा तो 0.5 माइनस 0.05। इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो जब दशमलव को माइनस करते हैं बच्चों तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। 10 में से 5 गए 5, 4, तो 0.45। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58, ये भी आपका सरलीकरण पर आधारित है। चलिए बच्चों, उसको सरलीकरण करना है तो यहाँ पे बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले भाग किया जाता है, तो बाकी संख्याओं को ऐसे ही नोट करेंगे, जो भाग करने के उनको भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, प्लस इसको भाग करेंगे 2 दूनी 4 और गुणा में 2 माइनस के 4, इसको हल करेंगे। 10 2 कितना हो गया 12, माइनस 6, 2 दूनी 4 माइनस 4, ये 4 प्लस माइनस कट गया, 12 में 6 गया 6। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जिसमें प्रत्येक अंक अलग होगा। अगर हमें बच्चों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो और हर एक अंक उसमें अलग बताना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे अंक जो है ना 0 से 9 तक होते हैं, तो हम इन अंकों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे 4 अंक। तो 9 8 7 6, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी जिसमें हर अंक अलग होगा। 9 8 7 6, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी हमारी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल की बात होती है, तो ये जो जहाँ तक की संख्या होती है 25 तक की, तो हम क्या करते हैं, योगफल हो जाएगा हमारा 25 गुणा, इसमें एक जोड़ लेते हैं 25 + 1 और भाग हम 2 से कर देते हैं। तो 25 गुणा 25 और कितना 26 भाग 2, 2 से 26 कटेगा 13 बार, तो 13 गुणा 25, 13 की 25 से गुणा कर लेंगे, और 13 की 25 से गुणा करने पर हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों 325। तो 125 तक की लगातार संख्या को जोड़ेंगे तो 325 आएगा। कोई भी संख्या, मान लो n संख्या का लगातार योगफल निकालना है, तो सूत्र याद रख लो, n गुणा n+1 और भाग 2 से कर दो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 5 लेके आएंगे, और ऐसे ही आपको लगातार लगभग 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिससे आप लोग अपना पेपर 100% और पूरी अच्छे से करके आओगे, सारे क्वेश्चन सही। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।